So guys, good morning. My name is धर्मेंद्र सिंगल. वेलकम टू डेली करंट अफेयर. और आज 21 अगस्त 2022 और 21 अगस्त 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. गणेश भगवान का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः. इसी के साथ हमारा आज का कोटेशन है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों. बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों. कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देता है लेकिन घोंसले में नहीं. इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में कौन सा जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंडला. तो मध्य प्रदेश का आदिवासी जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है. अभी जिला प्रशासन ने 2020 में निवासियों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने के लिए निरक्षरता से आजादी अभियान शुरू किया था. और किसी भी व्यक्ति को साक्षर कब कहा जाएगा? तो जब वो अपना नाम लिख सके, चीजों को गिन सके और हिंदी को पढ़ सके और लिखने में सक्षम हो, तो ऐसे व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाएगा. और हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने साल के प्रारंभ में जम्मू कश्मीर के जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरू किया था, जिसमें टॉप पर जम्मू था, उसके बाद सेकेंड नंबर पर था डूडा और तीसरे नंबर पे था सामा जिला. और आपको पता होगा भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम ये कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश के अमरावती में. अच्छा, एक जिला ऐसा है जिसके हर गांव में पुस्तकालय बना हुआ है. तो वो कहाँ पर है? तो वो है झारखंड का जामवाड़ा. और दोस्तों आपको पता होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना था? तो वो भी जम्मू कश्मीर का सांबा जिला. और आपको पता होगा हर घर जल प्रमाणित जिला ये कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, जहां पर असीरगढ़ का किला भी है. और आप मुझे बताइए भारत की पहली साइबर तहसील ये कहां पर है? तो ये है अपना मध्य प्रदेश में. और आपको पता होगा हॉट एयर वाइल्ड लाइफ बलून सफारी ये कहां पर की जाएगी? तो ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में. और मध्य प्रदेश के किस जिले में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था? तो वो ग्वालियर जिले में है. और देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में. और आप बताइए दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर ऊर्जा सोलर प्लांट ये कहाँ पर है? तो ये खंडवा में है, नर्मदा नदी पर. और ये 600 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है और खंडवा में ओमकारेश्वर पर है. और खंडवा में ओमकारेश्वर बांध पर है. और आप मुझे बताइए वाटर प्लस प्रमाणित शहर ये कौन सा था? इंदौर. तो इंदौर को वाटर प्लस प्रमाणित शहर का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है. और आपको पता होगा एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ पर स्थित है? ये भी इंदौर में स्थित है. और साथ में बताइए ई कचरा क्लिनिक ऐप, ई कचरा क्लिनिक ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है. और बताइएगा भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर है? ये खंडवा में स्थित है. तो ये यहाँ पे देखिएगा ये मंडला जिले में जितने भी आदिवासी लोग हैं उनको सरकार ने साक्षर करने के लिए काफी जोर दिया है, तो अभी ये साक्षर जिला बन गया है. तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में यूईएफए महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी थी? तो आंसर जानने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करके अपना जो आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा. तो आशा है कि आपने अपना आंसर दे दिया होगा. तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, मनीषा कल्याण. तो जो मनीषा कल्याण है वो अगस्त 2022 में यूईएफए महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली भारतीय फुटबॉलर बनी है. तो मनीषा कल्याण ने एंगोनी साइप्रस में यूरोपीय क्लब प्रतियोगिता में अपोलिन लेडीज फुटबॉल क्लब के साथ अपने खेल करियर की शुरुआत की थी. और 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया. और आप मुझे बताइएगा 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये किसको चुना गया था? तो ये भी मनीषा कल्याण को चुना गया था. और ये भी हाल ही में 85 सालों में पहली बार फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया. और आपको पता होगा कि जो यूईएफए सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला ये किसने जीता था? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता था. इसी के साथ बताइएगा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ पर हुआ था? तो ये कलिंगा
स्टेडियम उड़ीसा में हुआ था। तो ये किसने जीता था? ये भारत ने जीता था। किसको हराकर जीता था? तो बांग्लादेश को हराकर। और बताइएगा, जो 75वीं संतोष ट्रॉफी थी, उसको किसने जीता था? तो उसको केरल ने जीता था। देखिए, आप वीडियो देखते हो तो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप उसका आंसर पॉज करके अपने कमेंट में दीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको अपनी जो नॉलेज है वो गेन करने में काफी मदद मिलेगी। आप ज्यादा सोच पाओगे। और बताइएगा, जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022, ये कहाँ पर होगा? तो ये कतर दोहा। और इसका स्पॉन्सर कौन होगा? ऑफिशियल स्पॉन्सर, तो वो बायजूस होगा। और शुभंकर क्या होगा इसका मैस्कॉट? तो वो लाइव। और जो 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप है, ये कितने देश में होंगे? तो ये 3 देश में होंगे। कौन कौन सा देश में होंगे, इसका आप नाम बताइए। तो ये होंगे अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। तो इन 3 देश में 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप होगा। और आपको पता होगा, अंडर 17 2022 भारत में होने वाले हैं। लेकिन जैसे अभी हमें निलंबित कर दिया है, तो कुछ बोल नहीं सकते कि कहाँ होगा। कुछ ट्रॉफी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको। जैसे डुरंड कप है, और कलिंगा कप है, रोवर्स कप है, सर आशुतोष मुखर्जी कप है, और बीसी रॉय ट्रॉफी है, सुब्रतो कप है। तो ये जितने भी कप है, इनका संबंध फुटबॉल से है। तो आप ये जितने भी फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा और इनको रिवाज करिएगा। तो ये है मनीषा कल्याण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दही हांडी को मिलेगा खेल का दर्जा? तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। तो आशा है कि आपने अपना आंसर कमेंट में दिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ही दही हांडी को अपना राज्य का खेल का दर्जा दिया है। और इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। और इस खेल में एक मटकी जिसमें दही भरा होता है, उसको लटका देते हैं और फिर उसे मानव पिरामिड बनाकर एक पर एक चढ़कर फोड़ा जाता है। तो और इसका आयोजन जन्माष्टमी पर किया जाता है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। इन्होंने मानव खेल को साहसिक पहचान देने का फैसला किया। और उन्होंने ये भी कहा, मानव पिरामिड बनाने के दौरान किसी कारणवश किसी प्रतिभागी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति है, कोई प्रतिभागी है, वो ज्यादा गंभीर हो गया है, तो उसको 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। और मामूली चोट लगने पर उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके परिवार को। और साथ में आप मुझे बताइएगा, 36वां नेशनल गेम ये कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण ये कहाँ हुआ था? तो ये अपना मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। अब ये 5वां संस्करण था, तो चौथा संस्करण कहाँ पर हुआ था? वो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था, मैस्कॉट? तो वो था धाकड़। यहाँ पर खेल की बात हो रही है, तो आप मुझे बताइएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अभी 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, इनके जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर दही है, तो इससे एक क्वेश्चन निकलेगा कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। तो आप ये फैक्ट्स को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई? तो इसका सही आंसर है, हाँ बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। तो इन्होंने मुंबई में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस को शुरू किया है। और ये जो बस है, इसको किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है? स्विच मोबिलिटी लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? फाउंडेशन इसका 1984 में इसका फाउंडेशन ईयर है। और ये जो डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस है, ये कितनी चलेगी बॉम्बे में? तो ये 900 बस चलेगी। और पर बस में 90 पैसेंजर बैठ सकेंगे। और आप बताइएगा मुझे, उड़ीसा की सार्वजनिक परिवहन सेवा, इसका नाम क्या है? तो वो है मोबस। तो मोबस को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और बताइएगा, किस राज्य ने नारी को नमन योजना लॉन्च की थी? तो वो हिमाचल प्रदेश ने की थी। और इसमें यहाँ की राज्य की महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी।
किसमें छूट दी जाएगी, तो वो बस यात्रा में छूट दी जाएगी। और साथ में बताइएगा, डिजिटल टिकट सिस्टम से लेस बस सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो है महाराष्ट्र। तो ये जो बस है, ये डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने नवजात बच्चों के लिए देश के पहले मानव दुग्ध बैंक की शुरुआत की है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। तो नेपाल की प्रेसिडेंट कौन है, वो है विजया देवी भंडारी। इन्होंने एक मातृत्व एवं महिला अस्पताल में देश के पहले मानव दूध का उत्पादन किया। तो इस अस्पताल में स्थापित मानव दुग्ध बैंक अमृत कोष में महिलाओं से दान में मिले मानव दूध को कलेक्ट करेगा, उसको पॉस्चराइज करेगा, वो उसकी जांच व भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। बताइएगा, भारत का पहला मानव दुग्ध बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। और ये भारत का ही नहीं बल्कि उस वक्त एशिया का पहला था। कौन से वक्त में, 1989 में। और नेशनल मिल्क डे ये कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को साथ में क्या मनाया जाता है, तो संविधान दिवस। तो आप मुझे बताइएगा, सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियाना को। और जो नेशनल मिल्क डे है, वो भी इन्हीं की जयंती के ऊपर मनाते हैं। अब यहाँ पर हमने बात करी नेशनल मिल्क डे की, तो एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मिल्क डे ये कब मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। और बताइएगा, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव ये कौन सा था, तो जेरी गांव। और केरल सरकार ने अंडे और दूध योजना शुरू की थी, जिसमें आंगनवाड़ी के जो बच्चे होते हैं उनको अंडे और दूध मिलेंगे। और ये जो बच्चे होते हैं उनकी एज 3 से 6 साल तक की होगी। और राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml और 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा कि नेपाल की राजधानी क्या है, वो काठमांडू है। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, सार्क, तो वो भी काठमांडू में है। और यहाँ की करेंसी कौन सी है, तो वो है नेपाली रुपया। और बताइएगा, भारत और नेपाल अभ्यास का नाम क्या है, तो वो है सूर्य किरण अभ्यास। और बताइएगा, एक ट्रांसजेंडर महिला है जिन्हें अभी इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज का अवार्ड मिला, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। और ये कहाँ के थे, ये नेपाल के थे। तो इस प्रकार आपके फैक्ट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 19 अगस्त। तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया है। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो वे लोग जो तो उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने सभी बाधाओं के खिलाफ मानवतावादी सेवा के लिए अपने प्राण की आहुति दी। और पहली बार इसे कब मनाया गया था, 2009 में इसे पहली बार मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है, तो इराक में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि जिनका नाम था सर्जियो विएरा डी मेलो, इनकी याद में मनाया जाता है ये, जो 2003 में एक बम हमले में मारे गए थे। और ये जो विश्व मानवतावादी दिवस है, इसकी थीम क्या है, तो वो थीम है टैक्स अ विलेज, जिसकी थीम है। और आप मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये भी 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि विश्व मानवतावादी दिवस ये हमने
19 अगस्त को मनाया। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बीआरओ पायलट परियोजना के आधार पर किस राज्य के स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा। ये इस तरह की पहली परियोजना होगी और ये रोड भारी बारिश और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करने में भी सक्षम होंगे। अभी जो स्टील स्लैग है ये क्या है? तो स्टील का जो कचरा होता है, जो प्लांट्स होते हैं जहां पर बहुत सारा एक्स्ट्रा कचरा निकलता है, तो वो कचरा किसी के काम नहीं आता है, तो इस कचरे से सड़क बनाई जा रही है। तो ये होता है स्टील स्लैग। और आप मुझे बताइएगा कि 1 किलोमीटर लंबी सड़क ये कहाँ बनी थी? भले 1 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये सूरत में बनी थी, गुजरात। और आप मुझे बताइएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? वो ईटानगर है। और बताइए गवर्नर कौन है? तो वो डीबी मिश्रा। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है अरुणाचल प्रदेश का? तो वो है ग्रेट हॉर्नबिल। और बताइए राज्य तितली कौन सी है? तो वो है केसर हिंद। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का जो 35% ग्रेफाइट है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और अभी हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक घोषणा पत्र था, उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो उसका नाम क्या था? तो वो था नामशाही घोषणा पत्र। और बताइएगा अरुणाचल प्रदेश के थर्ड एयरपोर्ट का नाम क्या था? तो डोनीपोलो एयरपोर्ट। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं इसको एग्जाम में। अब ये जो बीआरओ है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है न्यू दिल्ली में। और डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो है राजीव चौधरी। और बताइएगा बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर का नाम क्या है? तो उनका नाम था वैशाली हिवासे। एक और क्वेश्चन है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये सड़क मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करता है। याद रखिएगा, यहाँ पर रोड है तो आप सड़क लगा के ना आ जाओ। तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। याद रखिएगा। बढ़ते आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुज पोद्दार। तो अनुज पोद्दार को भी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। एक्चुअली कंपनी ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग अलग कर दिया। पहले यह पद एक ही व्यक्ति संभाल रहा था। कौन? तो वो थे शेखर बजाज, जो कि अध्यक्ष थे। लेकिन अभी इन्होंने अध्यक्ष और एमडी एंड सीईओ का पद अलग कर दिया है। तो अध्यक्ष हो गए शेखर बजाज और एमडी एंड सीईओ हो गए अनुज पोद्दार। और आप मुझे बताइएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो वो है इंद्रजीत केमोत्रा। और बताइएगा ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन थी? तो इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट में। और बताइए ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो वो है राजश्री गुप्ता। ये। और बताइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन थे? तो वो है आशीष कुमार। ये आशीष कुमार। और बताइए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन थे? वो थे एसएस मुंड्रा। तो ये है अनुज पोद्दार। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगस्त 2022 में
किस केंद्रीय मंत्री ने एक्वा बाजार ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम रूपाला। तो मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री हमारे कौन है? वो है पुरुषोत्तम रूपाला, और इन्होंने ही एक्वा बाजार ऐप को लॉन्च किया है। अब ये जो एक्वा बाजार ऐप है, ये करता क्या है? तो यह एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें मछलियों के लिए बीज, चारा, दवाई और मछली पालन के लिए जितने भी आवश्यक सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराएगा। और ये किसने बनाया था? तो ये ICAR ने बनाया था। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। अभी जो ICAR, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। और आपको पता है भारत के पहले स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था और कहाँ किया था? तो वो भी पुरुषोत्तम रूपाला ने किया था, और ये नई दिल्ली में किया था। और बताइएगा, भारत का पहला मत्स्य पालन इन्वेटर ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था? ये गुरुग्राम में लॉन्च किया था। और बताइए, ई मछली वाले ऐप को किसने लॉन्च किया था? तो असम ने लॉन्च किया था। और बताइए, 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण ये कहाँ होगा? तो ये कोलकाता। और बताइए, नेशनल फिश फार्मर डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली ये कहाँ पर मिली है? तो ये कंबोडिया में मिली है। तो आप ये फैक्ट्स को याद रखिएगा। बढ़ते हम आगे। हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। तो केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, और 2021 में भी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, और ये 22 अगस्त 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे, और 2019 में गृह सचिव बने थे ये। और बताइए आप मुझे कि अभी वर्तमान में गृह मंत्री हमारे कौन है? तो वो है अमित शाह। और बताइए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये अभी कौन है? तो ये है VS सोमानी, और इनका जो कार्यकाल है ये भी 3 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। और बताइए, जो IT एंड इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर है वो अभी कौन है वर्तमान में? तो वो है अल्केश कुमार शर्मा। तो इसी के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जानेंगे। कौन सी सरकार देश की पहली सरकार बनेगी जो राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन करेगी? तो मध्य प्रदेश सरकार। आपको पता होगा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, इन्होंने देश के सबसे बड़े रक्षाबंधन महोत्सव का शुभारंभ किया था। वो कहाँ किया था? वो भोपाल में किया था। और ये जो शिक्षा मंत्री है वो कौन सी विधानसभा सीट से विधायक है? तो वो नरेला भोपाल से विधायक है। और बताइए, एरोपोनिक तकनीक से आलू उत्पादन के लिए पहली अत्याधुनिक लैब कहाँ खोली जाएगी? तो ये ग्वालियर में खोली जाएगी। तो आप मुझे बताइए, विश्व मच्छर दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो एक सर रोनाल्ड रोस्की, इन्होंने 1897 में एक खोज करी थी, तो उनकी याद में ये विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। और अभी आपको पता होगा, एक IAS ऑफिसर है, इनका नाम है राजेश वर्मा। इनको अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया है। तो ये कौन से कैडर के थे? ये ओडिशा कैडर के थे। और बताइए, युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए अभी युवा अन्नदाता योजना कौन सी सरकार ने लागू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसी के साथ जो हमारा लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो वो है एकनाथ शिंदे।